हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए एक ऐसा खास मॉडल पेपर जिसमें रीजनिंग भी होगा, शिक्षण अभिरुचि भी होगा, हिंदी भी होगा, जीके भी होगा। दोस्तों, पूरा जैसा कि जैसा पेपर आता है एग्ज़ाम में वैसा का वैसा हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर, महा मेगा टेस्ट मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल, जल्दी से जुड़ जाए। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बीएससीसी और पीटीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि लेकर आए हैं। देखिए, आपको क्लासों का शेड्यूल पता होगा, नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11 बजे रीजनिंग होती है रोज़, शिक्षण अभिरुचि 1 बजे दोपहर को, हिंदी इंग्लिश 6 बजे शाम को, और साइंस जीके और जो भी मिक्स होता है जीके में वो 8 बजे आपकी रोज़ क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सभी एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, आपका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि दिल्ली को इस प्रकार से लिखा जाता है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है तो आपको पूछा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए किस प्रकार से करना है, मैंने आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाया है, पढ़ाया है, तो आपको बस एक ही बात कही है। जब भी आपको दो कोड दे रखे हों, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, दो बार आपको दर्शाया गया हो, तो समझ लीजिए कि आपको है जैसे कहे जैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डी का कोड आपको यहाँ पर दे रखा है 7, ई का ये इस प्रकार से, ठीक है ना, सी का 8 इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पर इसका लिखना है। सी का कोड यहाँ पर देख लीजिए 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ए का कोड देखिए 2 है, 2 लिख लिया है। आगे देखिए एल, एल का कोड क्या है, एल का कोड हमारे पास में ये रहा 5 है, तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास में क्या है, आई है, आई का कोड यहाँ पर क्या है, 1 है, ये रहा दिल्ली में, ठीक है ना, 1 है। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक बार से आप इतना ही मैच करके देख लीजिए। यहाँ पर इसमें ये कट गया है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना सा ही करना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन मैच कर लेना है। जो भी ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहे हैं तो आगे आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुप्त संख्या आपको निकालनी है। चित्र आपको सामने दे रखा है। यहाँ पर आपका 9, 18, 54, 12 और 102। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। बताइए। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका भी हो सकता है कभी भी। तो इस प्रकार से जो कि तैयारी आप करते रहिए। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 3 का अंतर है, मतलब कि 3 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 6 का अंतर है। अब की बार कितने का अंतर है, मतलब कि डबल हो रहा है, 3 दूनी 6, अब की बार 6 दूनी 12 का अंतर आ जाएगा। तो 18 में आप 12 जोड़िए, आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार से हमने यहाँ पर 30 निकाल लिया है। अब इसको चेक करते हैं आगे 54 आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए इसको 12, अब की बार 12 है, हमने यहाँ पर जोड़ा था। अब की बार 12 में आप क्या कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 24। अब की बार 30 में 24 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 54 आएगा। 54 में अब की बार क्या होगा, 24 का डबल होगा। 24 का डबल होगा मतलब कि 48। 48 आप 54 में जोड़ेंगे तो आपका 102 आ जाएगा। मतलब कि आपका आंसर आएगा यहाँ पर 30 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त की परिधि से वही संबंध है जो कि वर्ग का किससे है, बताइए।
क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण, परिमाप। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप। देखिए परिधि और परिमाप एक ही चीज़ है। जो ये वर्त है, ठीक है ना, और ये वर्ग है, इसकी जो चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसे ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और इसकी जो बाहर की लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने भी दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। चलिए बताइएगा दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। जो विद्यार्थी लेट आते हैं कक्षा में उनसे यही निवेदन है कि समय पर आएँ। क्लासों का जो टाइम आपको बताया गया है उसी टाइम पर आएँ, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर आपको चित्र आपको ये दे रखा है, ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। देखिए इजी सा क्वेश्चन है। मैं इनको यहाँ पर दो भागों में बांट देता हूँ, ठीक है ना। मैं इनको क्या करूँगा, नीचे वाले को जोड़ूंगा, नीचे वाले को जोड़ूंगा, ठीक है, और इसको घटा लूँगा। इनको जोड़कर इसको घटा लूँगा तो मेरा बीच वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 और 2 को यहाँ पर जोड़ा, कितना है मेरे 3 आए। 3 माइनस मैंने इस जीरो को घटा लिया तो मेरी ये बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है ना। अब की बार देखिए यहाँ पर 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गई। 9 में से मैंने इस 8 को घटाया तो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि बीच वाली आ गई। अब की बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 6 और 4 में से यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। 10 में से मैं 5 घटाऊँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। बहुत ही बढ़िया, सभी को आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या देखना है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, बिल्कुल आंसर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर किया हुआ क्या है, सबसे पहले आपको देखते ही यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये क्यूब के आसपास है, किसी ना किसी के क्यूब के आसपास की श्रृंखला दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है जो पहला है यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब -1 करूँ तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। आगे देखिए 2 का क्यूब -1 करूँगा तो मेरा 7 आएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 घटाए तो 7 हो गया, ठीक है। अब आगे मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 का क्यूब -1 तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 26 आ गया। 3 का क्यूब होता है 27 -1 आपका क्या आ गया, 26 आ गया। अब की बार मैं करूँगा 4 का क्यूब -1 तो यहाँ पर 64 होता है, 64 में से 1 घटाए तो 63 हो गया। मतलब कि ये क्या, 1 2 3 4 इस प्रकार से क्यूब चल रहे हैं, क्यूब का -1 किया हुआ है। तो अब की बार किसका आ जाएगा, 5 का क्यूब क्या होता है, बिल्कुल 125 होता है। 125 में से -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 124। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 124 द राइट आंसर। आया समझ में। एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। एक एक करके हम पार्ट करेंगे। पहले आपका रीजनिंग का पार्ट होगा, उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि का, उसके बाद में आपका हिंदी का, उसके बाद में आपका जीके का, ठीक है ना। सारी की सारी सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले इस क्लास में। बने रहिए मेरे साथ में पूरी क्लास तक, जितने भी क्लास चलती है, ठीक है ना। 44 40 34 क्वेश्चन मार्क 16 4। आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही शानदार। चलिए देखिए क्या करना है यहाँ पर, आंसर देखिएगा कितना हो रहा है,
-4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। और यहाँ पर अब की बार कितना होगा, -8 होगा। और -8 होगा तो मतलब कि 34 में से मैं 8 घटाऊँगा तो मेरे यहाँ पर कितने बचे, 26 बचे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 26 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 26 और 16 कितना अंतर है, -10 हो रहा है। और यहाँ पर 16 और 4 में से यहाँ पर कितना हो रहा है, -12 हो रहा है। मतलब कि ये श्रृंखला हमारी सही बैठ रही है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने। चलिए आंसर दीजिएगा। 4, 18, 48, 94 क्वेश्चन मार्क। किस प्रकार से करेंगे, आंसर दीजिए इसमें। बहुत ही बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा किस प्रकार से इसको करना है। ये पहले तो इसका अंतर देख लीजिए। अंतर से करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +14 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, 30 है ना, 30 हो रहा है, 30 जुड़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 46 जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर +30 +46, यहाँ पर देखिए इनका अंतर निकालें। अब हम इनका अंतर निकालें तो 14 और 30 कितना, 16 जोड़ा। यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा, 16 जोड़ा। की बार इसमें कितना जुड़ जाएगा, 16 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 62। ठीक है ना। आपकी बार कितना जुड़ेगा, 62 जुड़ेगा। किसमें, 94 में। 94 में 62 मैंने जोड़ा तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। और यहाँ पर आपका ये आपका कितना आ गया, 5। 156 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, आया ना समझ में। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने। इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे बताइएगा। बताइए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथी। देखिए क्या किया यहाँ पर, ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, मतलब कि एक एक बढ़ रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए। सी का आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के आगे वाला यहाँ पर डी, ई के आगे वाला एफ, जी के आई, सॉरी जी के बाद में एच, आई के बाद में जे। तो ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 नज़र आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है। ठीक है ना, डी एफ एच जे। इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ए सी ई एफ एच जे लिखा जाता है तो ओ क्यू एस को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिएगा यहाँ पर ए और सी कितने का अंतर, 2 का अंतर। सी और ई में कितने का अंतर, सी और ई में कितने का अंतर, 2 का अंतर। ई और एफ में कितने का अंतर, ई और एफ में कितने का अंतर, 1 का अंतर। ठीक है ना। और यहाँ पर एफ और एच में कितने का अंतर, 2 का अंतर। और यहाँ पर आपका एच और जे में 2 का अंतर। मतलब कि जो इस प्रकार से चल रहे हैं साथ साथ में जो भी आपके नंबर हैं, मतलब कि ए और सी के बीच में 2 का अंतर, सी और ई के बीच में आपका 2 का अंतर, और यहाँ पर जो बीच में है वहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। मतलब कि देखिए
यहाँ तक तो हमें पता है, ठीक है ना, ये तो लिखा हुआ है। एस के बाद में एक बढ़ाकर हम लिख देंगे, एस के बाद में कौन आता है, एस के बाद में कौन आता है, टी आता है। तो आंसर तो हमें यहीं पता चल गया, ऑप्शन नंबर 2 आगा, क्योंकि हमारा एक ही इस प्रकार का ऑप्शन है जिसमें आगे आगे टी आ रहा है। आ गया समझ में? बिल्कुल। आगे निकाल कर देख लीजिए, आगे निकाल कर देख लीजिए। टी में हमने दो जोड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22, 22 हमारा होता है वी। वी के बाद में हमने दो जोड़े तो एक्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि चॉइस पर आता है एक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बताइएगा आंसर, बताइए मेरे प्यारे साथियों, आंसर बताइएगा। ए जी को 10 नहीं है ये, ठीक है ना, 10 नहीं है ये, आई और ओ है, ठीक है ना, आई और ओ है। ए जी को लिखा जाता है आई ओ, तो ई के को क्या लिखा जाएगा? बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। आप क्या कीजिए, पहले तो कोड लिख लीजिए, कोड आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बार बार याद करवाए हैं। ए का होगा 1, जी का क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका भी आई का होता है 9, आई 9, और ओ का होता है आपका 15, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कितने का, 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूरा मैटर यहाँ पर पता चल चुका है, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर होगा। मतलब कि दोनों संख्या, दोनों आपके जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट अक्षर लिखे हुए हैं उनके बीच में अंतर कितने का, 6 का है। और जो आपके अनुपात के बाद में जो लिखा हुआ है उसके में आपका अंतर कितना, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, ई और के का मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, ई का 5 और यहाँ पर के का 11। अब 11 में यहाँ पर मैं 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 13, और 13 में आपकी बार मैं यहाँ पर 6 जोड़ूंगा तो 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 19। अब इनका कोड लिख दीजिए, ये तो है ई और के, और यहाँ पर आपका इसका कोड क्या हो जाएगा एम, और 19 का हो जाएगा एस। एम और एस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? बिल्कुल, एम और एस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। लेखक उपन्यास से संबंधित है, उसी प्रकार अभिकल्पक किससे संबंधित है? कपड़ा, पोशाक, सूट, साड़ी। चलिए बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो बारिश का भी मौसम है तो मोर बोलते रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारा इलाका इसी प्रकार का है, जो पशु पक्षी यहाँ पर है जो कि बहुत सारे हैं हमारे पास में, गांव इलाके से बिलोंग करते हैं हम दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी विद्यार्थी इस प्रकार से पूछते हैं कि आपके मोर मोर बहुत ही शानदार शानदार बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जो पक्षी है इस प्रकार से अपनी आवाज़ों से। चलिए इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 2 बता रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 पोशाक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार लेखक उपन्यास लिखता है उसी प्रकार अभिकल्पक पोशाक डिजाइन करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे बताए जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं पिछली बार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, रुपया, भारत, येन। रुपया भारत से संबंधित है तो येन किससे संबंधित है? टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान। करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन आया है अब की बार,
आंसर कमेंट कीजिएगा। मनीष उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बाईं ओर 4 किलोमीटर चला, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे मैंने आपको यही बताया है कि क्या करना है आपको, प्लस का चिन्ह बना लेना है, बना लिया है। अब क्या करना है ध्यान से देखते रहिए। मतलब कि यहाँ पर जो मनीष है वो बीचों बीच आपका खड़ा है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है उत्तर की ओर, उत्तर यहाँ पर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है ना। नीचे ये उत्तर की ओर है जो कि 2 किलोमीटर, मतलब कि ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चला दिया इसको, ठीक है। अब वो क्या करता है, 2 किलोमीटर चल चुका है, पूर्व की ओर मुड़ा, मतलब कि इस तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर इसको चला दिया। अब वो क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर चलाने के बाद में वो क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मतलब कि ऊपर की ओर 4 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है। तथा अंत में वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, मतलब कि इतना चला, ठीक है। पश्चिम की ओर चला। तो अब यहाँ पर आपको पूछा है कि चलने वाले स्थान से वो कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये कितनी हो गई, ये 4 हो गई और ये आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि ये भी आपकी 2 है और ये भी आपकी 4 हो जाएगी। तो 4 और 2 कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। मतलब कि अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है अब, और पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो आपकी टोटल यहाँ आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। P बड़ा है Q से, परंतु R और T R और T से, ये यहाँ पर से है, ठीक है ना, से हिंदी वाला से, याद ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए, से छोटा है, S बड़ा है U से, परंतु Q से छोटा है। सबसे छोटा कौन है, बताइए, आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। चलिए देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। देखिए P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो Q को नीचे लिख दिया और P को ऊपर लिख दिया, परंतु R और T से छोटा है। R और T से छोटा है, मतलब कि R और T आपके ऊपर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, S बड़ा है U से, S बड़ा है U से, परंतु Q से छोटा है। यहाँ पर आपका कौन है, Q है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये चेन मिल रही है, तो आपका Q के नीचे कौन आ जाएगा, S आ जाएगा, और नीचे कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। सबसे छोटा यहाँ पर कौन हुआ, U हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में, बहुत ही शानदार। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पिछली बार भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 2 शायद क्वेश्चन, ठीक है ना। कैलेंडर भी आपको मजबूत करना होगा। क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अब की बार आऊँगा तो, है ना, बहुत सारे। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। देखिए किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। 1 फरवरी 1996, पहले तो आपको देखना है ये लीप वर्ष है। जब भी फरवरी का महीना आए तो लीप वर्ष है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। देखिए जो भी वर्ष है उसका पीछे का 2 अंक 96, इसको आप क्या कर दीजिए, 4 से विभाजित करके देख लीजिए, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो समझ लीजिए लीप वर्ष है, ठीक है ना, लीप वर्ष है। तो ये आपका क्या है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें जा रहा ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष में आपकी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी को आपका क्या है, बुधवार था, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए, 29 प्लस यहाँ पर 3 दिन, ठीक है ना। 3 किस वाले, कौन से 3, ये वाले मार्च वाले,
तो यहाँ पर टोटल कितने दिन हो गए, 32 दिन हो गए। अब 32 को आप क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लीजिए, शेषफल आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। 7 चौक 28 हो गए, ठीक है ना, 7 चौक 28 हो गए। और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। 4 हमारा शेषफल यहाँ पर बच चुका है, ठीक है ना, 4 हमारा शेषफल बच चुका है। अब बुधवार के आगे आप 4 गिन लीजिए। आप तो गिनेंगे तो आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रविवार आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन्होंने भी यहाँ मतलब कैलेंडर है कि मुझसे डिटेल में नहीं पढ़ा, वो क्या करें, जो पीटीटी बीएसटीसी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाके है जो कि अच्छे से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से। 2021 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, 2020 वाली में भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ पर पढ़ाए सारे के सारे टॉपिक रीजनिंग के, ठीक है ना। चलिए, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि ये महिला, डॉक्टर और माँ को किस प्रकार से वेन आरेख में व्यवस्थित कर सकते हैं, बताइए। इससे रिलेटेड, इस वेन आरेख से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है, तो 4-5 क्वेश्चन है, वो आप ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिए, महिला, डॉक्टर और माँ किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, महिला और माँ, जरूरी नहीं कि महिला माँ हो, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी, जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो, सॉरी, यहाँ पर देखिए महिला में क्या हो जाती है, महिला है, और उसमें माँ भी महिला में आती है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर माँ हो या फिर महिला हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिएगा। वे नारे ज्ञात करो, लेखक, अध्यापक और पुरुष। लेखक, अध्यापक और पुरुष, बताइए। बताइएगा आंसर। देखिए, लेखक और अध्यापक, ये है आपका पुरुष, और ये जो बीच में 2 अंडे हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही शानदार, क्या हो जाएंगे, अध्यापक और लेखक। क्योंकि लेखक और अध्यापक अलग अलग चीज़ हैं, और पुरुष में ये सब दोनों ही आते हैं। आ गया समझ में? चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से भी बैठ सकता है इसको सिस्टम, ठीक है ना। कुछ लेखक अध्यापक होते हैं, ठीक है ना, कुछ लेखक अध्यापक होते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से लेखक पुरुष और लेखक, कुछ लेखक है जो कि पुरुष नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर करेक्ट बैठ सकता है। आगे समझ में? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने। डॉक्टर, इंजीनियर, सौदागर, बताइए आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर अलग व्यवसाय है, इंजीनियर अलग है, और सौदागर अलग है। तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंदौर, जयपुर, बीकानेर, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इंदौर, जयपुर, बीकानेर, तीनों के तीनों अलग अलग शहर नगर हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जयपुर, बापू बाजार, हल्दियों का रास्ता, आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बताइए।
देखिए यहाँ पर जो बापू बाज़ार और हल्दियों का रास्ता है वो दोनों के दोनों जयपुर में हैं और जयपुर में दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए आज सारी की सारी क्लासेज जो कि इसी प्रकार से होने वाली है। शिक्षण अभिरुचि करेंगे, उसके बाद में हिंदी का, उसके बाद में जीके का, ठीक है ना। चलिए चलते हैं शिक्षण अभि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। शिशुओं के लिए शिशुशाला की आवश्यक है, क्यों? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या फिर कहानियों सुनाना। बताइए शिशुओं के लिए शिशुशाला क्यों आवश्यक है? बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खेल के अवसर प्रदान करना यही आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक है ताकि वो अच्छे से खेल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आपके सामने। बताइए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करनी है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों के निर्देश या फिर प्रकरणों की सूची, बहुत से। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों को निर्देश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 आपके सामने। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन से अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या फिर शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। जो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात वही क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपके सामने। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या फिर पहले बड़े बच्चों का। यदि क्लास में एक ही समस्या है सभी को तो आप किस प्रकार से उसका है कि समाधान करेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखिएगा। पहले क्या है, पहले क्या यहाँ पर सामूहिक ढंग से करेंगे, ठीक है ना। पूरी क्लास को साथ में ही बताएंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो एक मित्र के रूप में उसका आपका व्यवहार है कि अपेक्षित होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे नेक्स्ट। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, ये वह उत्तम वक्त हो। बताइए एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, क्या नहीं मानते बताइए? तो वह केवल दंड देने वाला हो, ये उनके लिए आवश्यक नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से या फिर जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण संभव को हो सकता है, बताइए कब हो सकता है बताइए।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोता के स्तर को जानकर है जो कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 आपके सामने। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या फिर धर्म गुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायी होना चाहिए, बताइए। नैतिक शिक्षा का मतलब संस्कार या फिर जो भी आप समझ सकते हैं नैतिकता के गुण, उसके लिए उत्तरदायी कौन होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, स्कूल के ऊपर है कि उसका उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छोटे बच्चों की शिक्षा देना ज़रूरी है कि शिक्षा देना ज़रूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या फिर विद्यालय जाने का बोझ। करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य का बोझ। गृह कार्य का बोझ है जो कि अपेक्षित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आपके सामने। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या फिर आत्मग्लानि की भावना। बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, लाइक कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आत्मसंतोष की भावना हम यहाँ पर जो कि महसूस करते हैं जब हमारा छात्र है जो कि उन्नति की ओर जो है जाता है। ठीक है ना। आपका सिलेक्शन होगा तभी है जो कि हमें जो कि अच्छा सा यहाँ पर जो कि महसूस होगा। हमें क्या होगा, आत्मसंतोष की भावना यहाँ पर है जो कि हमें महसूस होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर तैयारी करते रहिए ताकि हमारा भी यहाँ पर नाम ऊंचा हो कि RPN 1 स्टडी पॉइंट के छात्र हैं जो कि सिलेक्शन लेकर गए हैं यहाँ से। ठीक है ना। चलिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या फिर छात्र एवं छात्रों का। शिक्षा के माध्यम से जो कल्याण होता है वो किन किन वर्गों में हो सकता है, आप बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए, समाज के सभी वर्गों का यहाँ पर है जो कि कल्याण होगा। जब एक व्यक्ति पढ़ेगा तो वो अपने समाज के सभी व्यक्तियों को है जो कि जागरूक कर सकता है। ठीक है ना। सभी को ज्ञान दे सकता है, कल्याण सभी का वो कर सकता है। जब भी कोई एक नौकरी लगता है हमारे परिवार में तो वो सब यहाँ पर जो कि उसके पूरे परिवार में पावर आ जाती है कि हमारा नौकरी लगा हुआ बेटा है। ठीक है ना। उसी प्रकार से बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या फिर आस्था को। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे बताइए। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को है जो कि प्राथमिकता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, आंसर दीजिए। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या तो आप क्या करते हैं। यदि आप थोड़ा सा कुछ गलत बता देते हैं तो आपको कोई स्टूडेंट बताता है गलती, तो आप क्या करेंगे। छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे,
स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वीकार कर लेंगे सबसे पहले तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए। उच्चाधिकारियों को शिकायत करेंगी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? जो ये शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट है, उसमें आपको सबसे जो पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे उत्तम आंसर क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम जो है बाकी यहाँ पर है जो कि हथकंडे हम अपनाएंगे, उच्च अधिकारियों का शिकायत भी कर सकते हैं वो, यदि वो नहीं माने तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगे के जो सबसे पहले वो काम करना है, वो यहाँ पर आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर आगे आंसर दीजिएगा। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथों में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथों में, गैर सरकारी समितियों के हाथों में, या फिर उन उपरोक्त सभी के हाथों में? बताइए। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर सरकारी समितियों के हाथों में होने चाहिए, ठीक है, उनके अधिकार में होनी चाहिए। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बताइए। ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए। बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या फिर अभिभावक को लिखेंगे? बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे पहला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका हो जाएगा। अभिभावक को लिखेंगे, कोई भी नोटिस लिख सकते हैं, क्योंकि वो, ठीक है ना, नहीं आते हैं स्कूल में, ठीक है ना, आपसे मिलने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें नोटिस लिख सकते हैं, मिलने के लिए पत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है? बताइए। शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या फिर प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना? जो दूषित परिणाम है, गंदा परिणाम है, वो क्या यहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, यही है जो कि सबसे बड़ा कारण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 आपके सामने। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कौन सी भूमिका सराहनीय होगी? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता? बताइए। तो यहाँ पर सबसे सराहनीय एक ही चीज़ है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन, मतलब कि जो अनुशासन है उसकी रखने की जो क्षमता है, वही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो, प्लेटो, एल्डर, या फिर बटलर? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिशु का जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल कोरी स्लेटी होता है, ठीक है ना। उसको जिस प्रकार से आप सिखाएंगे उसी प्रकार से वो सीखेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्या होता है, एक कोरी स्लेट के समान है, जो उसे आप बताएंगे या फिर जो उसके दिमाग में लिख देंगे वही उसके लिए सही है। आगे चलते हैं।
किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, बताइए। फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या फिर कमिनियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट। चलिए अब हम चलते हैं हिंदी के क्वेश्चनों की ओर। हिंदी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आंसर दीजिएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओह यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य है? ओहो यह पीट ही गया। विधिवाचक, विस्मयादिवाचक या फिर संकेतवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ओहो के बाद में कौन सा चिन्ह आ रहा है? ओहो के बाद में कौन सा चिन्ह आ रहा है, देख लीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? बताइए। विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या फिर निषेधवाचक, कौन सा होगा? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, आंसर क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे साथियों। संकेतवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य है, संकेत दे रहा है यहाँ पर, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपके सामने। तुम अपने काम में सफल रहो, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक समूह यहाँ वाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, बताइए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। रस भरा मतलब कि रस से भरा, रस भरा मतलब कि रस से भरा, तो यहाँ पर करण से के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। से आ रहा मतलब कि करण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त मतलब कि इसका पहले तो समास विग्रह आप कीजिए। स्वर्ग को प्राप्त, क्या दोस्तों? स्वर्ग को प्राप्त। अब को किस में आता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कर्म, करण, संप्रदान या फिर संबंध। कर्ता ने कर्म को मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त मतलब कि कर्म तत्पुरुष आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखते ही इसमें तो पता चल रहा है यथा आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है ना। अवयव भाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
वीणा पाणी, सॉरी वीणा पाणी कौन सा समास है बताइए। वीणा पाणी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। वीणा पाणी, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही शानदार। चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा वीणा पाणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने। ध्वनि, ध्वनि कौन सा समास है? कल भी मैंने आपको बताया था, जिसमें भी आगे आगे क्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। ध्वनि, ध्वनि में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। द्विगु समास, जहाँ पर भी आपको यहाँ पर दिखे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था चौमासा, ठीक है ना, जो भी आपके इस प्रकार से जो आगे आपके आ जाए ध्वनि, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका द्विगु समास हो जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बता दो आपको, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? एकत्र, निरस्त, मंत्रिमंडल, योगीराज। बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मंत्रिमंडल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शब्द हैं साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। अशुद्ध शब्द छांटिए। चलिए दोस्तों, अशुद्ध शब्द यहाँ पर छांटने, आपको आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द आपको पूछना है, पूछा है यहाँ पर। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। देखिए, ईर्ष्या आपका इसी प्रकार से लिखते हैं, अनुकूल भी, आशीर्वाद भी, नक्षत्र ये क्या है? बिल्कुल गलत आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पर्यायवाची आपको बताना है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, वो आपको बताना है। कौन कौन से हैं ये आप देखिए पहले, तो कौन कौन से हैं आपको आते हैं वो आप देखिए। वायु सखा, ये आपका आग का पर्यायवाची है। हुताशन, ये भी आपका है। विभावशु, ये भी है। तो पीछे कौन बचा? ऑप्शन नंबर डी, विपथगा, ये आपका नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्प्रा। बताइए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा यातना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर होने वाला है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत, ये आप ज़रूर बताइएगा लास्ट में, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉडल पेपर रहने वाला है।
निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघ, पुष्प या फिर नीर। सर क्या होता है? सर नहीं है, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अम्बु, मेघ, पुष्प और नीर ये क्या है? पानी के पर्यायवाची हैं। बाकी आपका जो सर है वो आपका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन। ये भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सदन, शाला, निकेतन ये आपके क्या हैं? घर के पर्यायवाची हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सो आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद हैं? तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी 4 यहाँ पर भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, ऑप्शन नंबर सी। विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर आपको पूछूंगा तो आप जवाब देंगे या नहीं देंगे ये पता नहीं। चलिए आगे बताइए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक या फिर कुलीन। बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुलीन, ठीक है ना। नमक, जाति, कृपा ये तो क्या है? संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यथा समय समास है, कौन सा समास है? बताइए। यथा आ गया है तो कौन सा समास होगा? अभी अभी मैंने बताया है, आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर सही होना चाहिए। यथा आ चुका है तो कौन सा आंसर होगा? सिंपल सा है, यथा आ जाए आगे तो आपका होगा आंसर अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। और कोई भी कारक आ जाए, कारक से संबंधित तो तत्पुरुष समास, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक में समास है, प्रत्येक में समास है। यहाँ पर भी आपका कौन सा आंसर होगा? बताइए। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? ये आंसर आपको पता होना चाहिए। तिरंगा में कौन सा समास है? बताइए। यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा? यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा बहुब्रीहि समास। देखिए एक आपके समास, संधि, ये जो भी टॉपिक हैं उनके लिए एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, ठीक है ना। उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि दिक्कत लाते हैं, तो ये आपकी बहुत ही जल्द है जो कि हिंदी का मतलब कि आपके जो मेन मेन टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर जो कि बिल्कुल अच्छे डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयत्री, कवयाणी, कवयित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। कवि का स्त्रीलिंग रूप
क्या होगा? कवयत्री होता है या फिर कवियत्री, ये आपको डिसाइड करना है। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कवयत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप आप बताइए क्या होगा? सूर्याणी, सूरी, सूरा, सूर्या, बताइए आंसर कौन सा होगा? बताइए मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या होगा यहाँ पर? बहुत ही शानदार। जिन्होंने भी सूर्या बताया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सूर्या, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या, ठीक है ना? लग नहीं रहा लेकिन सूर्या आंसर होगा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक से विभक्ति, किस कारक की विभक्ति है? तो आपको कारक याद होने चाहिए। मैंने आपको कल भी कहा था, ठीक है ना? कारक, कर्ता, ने, क्रम को इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, संबंध, अपादान, संप्रदान या फिर अधिकरण, कौन सा होगा? तो कारक की कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? बहुत ही शानदार, अपादान से, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना? अपादान से अलग होने के अर्थ में हम याद नहीं करते हैं, अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड़ से फल गिरा, तो अलग हो रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। चलिए अब चलते हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि आज की इस मॉडल पेपर के लिए आपके लिए हैं दोस्तों। तो हमने लगभग 30 क्वेश्चन लगभग सभी के यहाँ पर किए हैं। रीजनिंग में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाड़ौती बोली राजस्थान में किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है जो कि थोड़े ऊट पटांग लगाए हुए हैं, उन पर आप है जो कि यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको क्वेश्चन देखना है। हाड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में कहाँ, हाड़ौती बोली राजस्थान में किस जिले में नहीं बोली जाती? बारा, कोटा, झालावाड़, टोंक, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, टोंक, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है, बारा, कोटा, झालावाड़ में आपके हाड़ौती बोली बोली जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपके सामने। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मानना, फड़, सांची या फिर पाना? जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, मतलब कि जो उभार उभार कर बनाए जाते हैं, उकेरे जाते हैं, खोदे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों एवं चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? बताइए। गोबर से घर की दीवारों एवं चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? इसका थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है मेरे प्यारे साथियों, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कौन सा उत्सव, कल बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है ना? 3 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। उर्स, मोहर्रम, ईद उल जुहा या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी, बताइए। तो ये सारे के सारे आपको बता दें कि चांद दिखाई देने पर ही मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बिल्कुल बहुत ही शानदार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अद्भुत प्रश्नोत्तरी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। कृष्ण भक्त मीरा का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, पुष्कर। आंसर बताइएगा, बताइए मेरे प्यारे साथी। मेड़ता, मेड़ता का तो नाम आपने सुना ही होगा। मेड़ता की मीराबाई का मंदिर जो कि बहुत ही शानदार है, जो कि मीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है जो कि बना हुआ है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सा मंदिर है जो कि वहाँ पर बना गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है बताइएगा। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को और चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखिए, नाम से ही सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि शीतला माता है तो शीतला अष्टमी के दिन ही उनका मेला भरता होगा। ठीक है ना। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी मतलब कि 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किसी में भी अष्टमी नहीं आ रहा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन से ही आप बिना याद करे ही आंसर निकाल सकते हैं। है ना, आया समझ में? बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आंसर आपका छुपा होता है क्वेश्चन में ही, लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर निकाल लीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि अष्टमी आती है तो नॉर्मल बात है, शीतला अष्टमी, ये तो मुंह जुबानी याद होता है। शीतला अष्टमी, शीतला माता का मंदिर तो शीतला अष्टमी को बढ़ता होगा, तो अष्टमी है मतलब कि 8। ठीक है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बताइए। ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़, जो ही बता रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जयपुर का पुराना नाम था चंद्रावती, डेबर, ढूंढार, कोठी। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, आंसर दीजिएगा। चलिए, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी ढूंढार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कर्नल टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया? विराट शिखर, अंचलगढ़ शिखर, गुरु शिखर या फिर शेर शिखर? संतों का शिखर, संतों का शिखर नाम आ गया तो आंसर भी आपका संतों से संबंधित। बता दीजिए जल्दी से, बताइए। देखिए, संत गुरु एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत गुरु इसी प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। संतों का शिखर, कर्नल टोड ने किस शिखर को कहा? गुरु शिखर को कहा। किसको? गुरु शिखर को कहा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तारागढ़ का निर्माण करवाया था किसने? करवाया था तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया मेरे प्यारे साथियों? आंसर दीजिएगा। राणा कुंभा, अजय देव, पृथ्वीराज चौहान या फिर आनाजी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अजय देव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? मरु महोत्सव, बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
बताइए। ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। शाकंभरी के चौहानों का राज्य संस्थापक कौन था? बताइए। गुहिल, वासुदेव, राव बिक्का, चित्रांगन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऑप्शन नंबर बी वासुदेव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। जो सती प्रथा होती थी पहले, ठीक है ना, पति की मृत्यु पर जो उनकी पत्नियां होती थी वो भी सती हो जाती थी, मतलब कि उसी आग में जिंदा उन्हें जला दिया जाता था। तो उसका निषेध है जो कि सबसे पहले जो कि कहाँ पर हुआ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे इजी क्वेश्चन तो आपका कहीं पर नहीं मिल सकता आपको, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो जो चार पांच क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हर एक एग्जाम में कभी भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक उनमें से एक ये है, राजस्थान का राज्य दिवस या फिर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 1 जनवरी, 20 अप्रैल, 30 मई। आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है बताइएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी घोड़ावन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वृक्ष की बात करें तो पीपल, अशोक, खेजड़ी, बरगद। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकीय पशु यहाँ पर पूछा है, बताइए। गाय, चित्ता, भील, चिंकारा। सभी आंसर करना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा आज मैं लेकर आया हूँ, और जो पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो आपको उस प्रकार से पता चलता जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे किस प्रकार से पूछे गए थे, उस प्रकार से, है ना। राजस्थान का राजकीय जो खेल है वो कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है ये बताइए। बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन उत्तर में हमें यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर है जो कि चेंज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुष्प की बात की है तो रोएड़ा होता है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? राजकीय भाषा कौन सी है हमारे राजस्थान की? हिंदी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर है जो कि हमने पूरा का पूरा मॉडल पेपर किया है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पूरा देखा है तो आपके लिए काफ़ी यहाँ से जो कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। जो भी आपको बताया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए जो कि यहाँ पर जो कि लाया जा रहा है दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको पीटी बीएसटीसी की तैयारी में कोई भी आपकी दिक्कत हो, हम खड़े हैं आपके साथ में, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं,
सभी को वहाँ पर उसकी रिप्लाई दिया जाएगा। जिनकी इम्पोर्टेंट जो हेलो सर हाय सर लिखते हैं उनका मैं कभी भी रिप्लाई नहीं देता हूँ। सीधे अपने जो परेशानी है वो लिखा करो, ठीक है ना। जो अपनी परेशानी है वो लिखा करो ताकि आपका आंसर आपको मिल सके, आपका जवाब है जो कि आपकी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो सके। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।